So next portion of the chapter is factors affecting the rate of the reaction. इसमें देखिए कुछ स्टैंडर्ड फैक्टर्स हैं, फटाफट लिखना स्टार्ट करिए। पहला टर्म लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, इसमें सबसे पहला फैक्टर जो होता है दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट। So write down, if reactants are in gaseous state, rate of reaction will be higher. If reactants are in gaseous state, rate of the reaction will be higher. ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे लिखिए, if particle size is smaller, if particle size is smaller, if particle size is smaller, rate of the reaction will be higher due to higher effective surface area. आप जानते हो अगर पार्टिकल साइज छोटा कर देते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा, रिएक्टिविटी हायर हो जाएगी सब्सटेंस की। तो दो प्रोसेस हुए। अगर आपको नेचर ऑफ रिएक्टेंट से कभी डिसाइड करना पड़ेगा कि इनके रिएक्टेंट्स का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा आएगा या कम आएगा, तो दो फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर कि अगर सारे रिएक्टेंट्स गैसियस स्टेट में होंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा फैक्टर, अगर पार्टिकल साइज स्मॉलर होगा तो भी रेट ऑफ द रिएक्शन हायर हो जाएगा, क्योंकि इसका इफेक्टिव सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, राइट। उसके बाद दूसरा टर्म लिखेंगे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के केस में लिखिए, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। इससे कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे लोग यहाँ पे इक्विलिब्रियम के फैक्टर से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम के केस में एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाता है। दैट्स एन फैक्टर फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डोंट कंफ्यूज विद दैट। अभी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर कर रहे हैं, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता ही है फॉर ऑल रिएक्शंस। अगर बहुत प्रिसाइसली समझना है तो मैंने 3 अलग अलग केसेस में लिखा हुआ है। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट अगर हम चेक करेंगे तो केमिकल रिएक्शन का रेट जो है वो देखिए टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ता है, ठीक है। अगर यहीं पे न्यूक्लियर रिएक्शंस देख लिए जाए, न्यूक्लियर रिएक्शंस मतलब जो रेडियो एक्टिविटी वाले प्रोसेसेस होते हैं, रेडियो एक्टिव डीके वाले प्रोसेसेस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट में, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं आता। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर आप किसी भी रिएक्शन का, न्यूक्लियर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन चेक करेंगे टेम्परेचर के साथ, तो इट इज कांस्टेंट। टेम्परेचर के साथ रेडियो एक्टिव डीकेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर यहीं पे बायोलॉजिकल रिएक्शंस को भी इन्वॉल्व कर लें, बायोलॉजिकल रिएक्शंस मतलब जो कि एंजाइम पेप्टाइड रिएक्शंस होती हैं, तो बायोलॉजिकल रिएक्शंस लिख लो यहाँ पे एंजाइम पेप्टाइड रिएक्शन लिख लो, ऐसी रिएक्शंस जिसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे कि एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो नॉर्मली रूम टेम्परेचर से लेके ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के बीच में हाईएस्ट होती है। तो 298 केल्विन से 310 केल्विन, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। तो 298 केल्विन से 310 केल्विन के बीच में ये चीज़ मैक्सिमम होती है। तो बायोलॉजिकल रिएक्शन में पहले रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है और फिर घटना शुरू हो जाता है। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम आता है। और चूंकि हम पहले केमिकल काइनेटिक्स डील कर रहे हैं, तो केमिकल काइनेटिक्स के केस में याद रखना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता ही है। अब देखो यहीं पे अगर हम केमिकल रिएक्शंस को दो पार्ट में ब्रेक कर लें, एक तो टिपिकल केमिकल रिएक्शंस और एक वो रिएक्शन जिनमें एक्सप्लोसिव्स इन्वॉल्व होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के केस में देखो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। एक्सप्लोसिव वाली रिएक्शन में भी टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ता है, बट एक टेम्परेचर के बाद सडनली रेट हाइक कर जाता है, और इस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं डिटोनेशन टेम्परेचर। इसके बाद ही एक्सप्लोसिव्स ब्लास्ट करते हैं। अगर इस टेम्परेचर के नीचे एक्सप्लोसिव्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सिंपली नॉर्मल रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ता है। आप इस चीज़ को चेक करना चाहो तो दिवाली के टाइम पे हम लोग जब पटाखे चलाते हैं, तो अगर उसमें बारूद में एक साथ आग लगती है और ब्लास्ट करता है तो वो डिटोनेशन टेम्परेचर तक हीट पहुंच जाती है। बट अगर आप उसी को खोल के उसकी सारी बारूद निकाल के पेपर पर जलाओ तो बिल्कुल वैसे ही जलता है जैसे मैच स्टिक जल रही है,
क्योंकि उसका टेम्परेचर आपने डिटोनेशन टेम्परेचर तक पहुंचने ही नहीं दिया, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन केवल बढ़ेगा बट एक्सेप्शनली इंक्रीज नहीं करेगा। तो डिटोनेशन रिएक्शंस में एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन में एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद रेट ऑफ द रिएक्शन सडनली हाइक कर जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती हैं उनमें रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर के ऊपर उनकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, यानी जितने रेडियो एक्टिव डिकेज हैं वो सब इस कैटेगरी में काउंट होंगे। तो अगर आप रेडियो एक्टिविटी को कभी, अभी हम लोग इसी बात न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना है कि रेडियो एक्टिविटी के अंदर कभी भी टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्टर नहीं करता। और बायोलॉजिकल रिएक्शंस यानी कि जो एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस होती हैं उनके केस में ऑप्टिमम टेम्परेचर पर रेट मैक्सिमम होता है। क्लियर? नेक्स्ट फैक्टर लिखिए कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं? किसी भी रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करते हैं। बी केयरफुल, कैटलिस्ट के केस में सीधे नहीं लिखना है कि रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ाते हैं। कैटलिस्ट ऑल्टर्स द रेट ऑफ द रिएक्शन। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होते हैं वो रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ाते हैं, और नेगेटिव कैटलिस्ट जो होते हैं वो रेट ऑफ द रिएक्शन को कम करते हैं। प्रोसीजर क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी को ऑल्टर करते हैं। तो इस चीज को लिखिए ध्यान से। सो राइट डाउन, पॉजिटिव कैटलिस्ट increases the rate of the reaction. Positive catalyst increases rate of the reaction by providing an alternative mechanism with the decrease of activation energy. So positive catalyst increases the rate of the reaction by providing an alternative mechanism. Positive catalyst increases the rate of the reaction by providing an alternative mechanism. Positive catalyst increases rate of reaction by providing an alternative mechanism with the decrease of activation energy, while negative catalyst decreases rate of the reaction. While negative catalyst decreases rate of reaction by providing an alternative mechanism with the increase of activation energy. तो जो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं वो देखो रेट ऑफ द रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं, और इनके केस में प्रोसीजर क्या होता है कि एक नई मैकेनिज्म जनरेट करते हैं जिससे एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। तो नीचे देखो हम लोगों ने प्लॉट बनाया हुआ, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्लॉट। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्लॉट में अगर आप ध्यान से देखोगे, जो ब्लैक वाली लाइन से बनाया हुआ वो एक टिपिकल रिएक्शन है। जैसे ही आपने उसमें एक पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐड किया तो देखो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी में डिक्रीज नोटिस में आ रही है। तो बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एनर्जी बैरियर क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, इसलिए रेट ऑफ द रिएक्शन हायर हो जाएगा। जबकि नेगेटिव कैटलिस्ट का केस अगर आप कंसीडर करोगे तो नेगेटिव कैटलिस्ट में क्या होता है, दूसरी मैकेनिज्म होती है। तो ब्लू वाली लाइन नॉर्मल रिएक्शन है, रेड वाली जो डॉटेड लाइन बनाई है उससे देखो एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज कर गई है। तो अब अगर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज कर गई है तो उसका मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगा। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट में रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से, और नेगेटिव कैटलिस्ट में रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से। ठीक है, अब देखो इसी से अगर कैटलिस्ट का इफेक्ट इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शंस में भी साथ में चेक करा जाए तो देखो मैंने पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्लॉट बनाया हुआ है। इसमें देखो जो सबसे पहले ब्लैक वाली लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये वाला जो ग्राफ बनाया हुआ है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज द ग्राफ विदाउट कैटलिस्ट। तो बिना कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपकी ये हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये हो गया आपके लिए, और ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो गया। ध्यान से देख लीजिए, पहले बहुत सारी लाइंस ड्रॉ थे, केयरफुली देखिए। फिर मैंने क्या करा कि जो ब्लूइश डॉटेड लाइन बनाई हुई है उस पर ध्यान दीजिए जरा। तो जो ब्लूइश डॉटेड लाइन बनाई है वो नेगेटिव कैटलिस्ट आपने ऐड करा, तो नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाता है और रेट ऑफ द रिएक्शन को कम कर देता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कि आपने जो एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव कैटलिस्ट के केस में बढ़ाई हुई है, दैट हैज इंक्रीज्ड इक्वली फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन। तो उसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन जिस रेट से स्लो होगी, बैकवर्ड रिएक्शन भी उसी रेट से स्लो डाउन हो जाएगी। इसलिए कैटलिस्ट ऐड करने से इक्विलिब्रियम की पोजीशन नहीं चेंज होगी, क्योंकि जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम हुआ है उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कम हो गया है। तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी वो अभी भी वही आ जाएगी, बिकॉज दोनों के जो रेट अफेक्ट हुए हैं वो इक्वली अफेक्ट हुए हैं।
एंड एट द सेम टाइम दूसरी लाइन देख लो आप, जो मैंने रेड लाइन से ड्रॉ कर रखी है, विच इज दिस वन, ये आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐड करने के बाद रेट ऑफ द रिएक्शन है। तो इस केस में भी अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो यू विल फाइंड आउट कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वली डिक्रीज की हुई है। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज इक्वली फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन। तो यानी कि जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ा उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ गया। इस वजह से अल्टीमेटली कैटलिस्ट ने इस रेट ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन को फिर से अफेक्ट नहीं किया है। तो इक्विलिब्रियम के केस में कैटलिस्ट ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं आता एक्सेप्ट द टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम या तो जल्दी अटेन होगा या लेट अटेन होगा, बट पॉजिटिव या नेगेटिव कैटलिस्ट ऐड करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक चीज और नोटिस करनी है कि जो इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है डेल्टा एच, उस पर भी कोई फर्क नहीं आ रहा। आप देखिए कोई भी कैट रिएक्शन देख लो, चाहे कैट बिना कैटलिस्ट वाली, चाहे पॉजिटिव कैटलिस्ट वाली, चाहे नेगेटिव कैटलिस्ट वाली, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो भी अनइफेक्टेड है। You can see enthalpy of reaction is same for all three processes. तो catalyst reactant product की position, enthalpy of the reaction इनको अफेक्ट ही नहीं कर रहा है। रेट ऑफ द रिएक्शन स्लो डाउन या फास्ट करता है। इक्विलिब्रियम के केस में फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन को इक्वली अफेक्ट कर रहा है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डबल कर रहा है तो बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को भी डबल कर रहा है पॉजिटिव कैटलिस्ट। एंड द सेम टाइम नेगेटिव कैटलिस्ट का केस है, अगर आप नेगेटिव कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो उसके केस में भी सेम प्रोसीजर है। वो अगर रेट ऑफ द रिएक्शन को स्लो डाउन कर रहा है तो पॉजिटिव फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन को इक्वली स्लो डाउन कर रहा है। ये पॉइंट और ऐड कर लीजिए, कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड एंथैल्पी। ये चीज़ अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि कोई भी कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम पोजीशन और एंथैल्पी तीन फैक्टर्स को अफेक्ट नहीं करता, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। So catalysts do not affect the position of equilibrium, equilibrium constant and enthalpy of the reaction. तीनों फैक्टर अनअफेक्टेड होते हैं। और दूसरे पॉइंट में लिख लीजिए कैटलिस्ट अफेक्ट्स बोथ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो वी कैन एक्सप्लेन दैट कैटलिस्ट अफेक्ट बोथ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जिस फैक्टर से बढ़ाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट भी उसी फैक्टर से बढ़ाएगा, या फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जिस फैक्टर से डिक्रीज करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट भी उसी फैक्टर से डिक्रीज कर देगा। इसका नेक्स्ट फैक्टर लिखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। अभी मैंने आपको वो फैक्टर्स बताए जो रेट ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। अब इसी को डील करने के लिए हम लोग क्या डील कर रहे हैं कि टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन रीड करते हैं। दिस इज कॉल्ड आर्हेनियस इक्वेशन। You all know it is K is equal to A e raised power minus A by RT। यहाँ पे K जो है इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, A is your Arrhenius कांस्टेंट या इसी को प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं। E A जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, T टेम्परेचर इन केल्विन है, और R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो पहले सारे टर्म समझ में आया। आर्हेनियस इक्वेशन इज K is equal to, this is K is रेट कांस्टेंट, A is प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या इसी को आर्हेनियस कांस्टेंट बोलते हैं, e raised power minus A by RT टर्म है। तो E A is activation energy, R is universal gas constant and T is temperature in Kelvin scale। अब इस इक्वेशन को डील करने के लिए अगर हमने दोनों तरफ ln अप्लाई करा तो हमारा पहला एक्सप्रेशन बनेगा ln of K is equal to ln of A minus EA by RT। ये फॉर्मूला अपने को डायरेक्टली याद होना चाहिए, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन है। ln of K is equal to ln of A minus EA by RT, दोनों तरफ ln अप्लाई करा है। और ln को अगर log में कन्वर्ट करते हैं तो वी ऑल नो द कन्वर्जन फैक्टर, ln of x is equal to 2.303 log of x होता है। ln मतलब log बेस e और log मतलब log बेस 10। तो अगर इसको कोरिलेट करेंगे तो ये अगला फॉर्म बन जाएगा log of k is equal to log of a minus ea अपॉन 2.3035 RT। मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम यही वाली इक्वेशन यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर लॉग वैल्यूज गिवन होती है, ln वैल्यूज बहुत रेयरली होती है। और तो अभी करंट ट्रेंड में जे एडवांस के पेपर में ln वैल्यूज देने का कल्चर है, पिछले 2 सालों से ऐसा ही कर रहे हैं वो। बट मोस्टली हमें लॉग वैल्यूज पता होती है, उन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोनों फॉर्म ठीक से मालूम होने चाहिए। log of ln of k is equal to ln of a minus a by RT या फिर log of k is equal to log of a minus ea upon 2.303 r into t। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो
तो k की वैल्यू a टेंड करने लगेगी। सबसे पहले वाले इक्वेशन देखो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, k इज इक्वल टू ए ई रेस पावर माइनस ए बाई आर टी का एक्सप्रेशन देखो। तो इस k इज इक्वल टू ए ई रेस पावर माइनस ए बाई आर टी के एक्सप्रेशन में अगर हमने k टेंड्स टू a बनाना है, मतलब e पावर माइनस ए बाई आर टी को क्या करना पड़ेगा, 1 टेंड कराना पड़ेगा। तो ई रेस पावर माइनस ए बाई आर टी को अगर 1 टेंड कराना है तो उसका तरीका क्या होगा कि आप एक्टिवेशन एनर्जी को या तो 0 टेंड करा दो। एक्टिवेशन एनर्जी 0 टेंड कराओगे तो ई पावर 0 टेंड करने लगेगा, ई पावर 0 1 हो जाएगा, तो k विल बी इक्वल टू a हो जाएगा। या फिर टेम्परेचर को इन्फिनिटी टेंड करा दो तो 1 अपॉन इन्फिनिटी टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और फिर से ई पावर 0 जो है उसको हम लोग 1 लिख लेंगे, तो ये भी k इक्वल टू a आ जाएगा। मतलब जो k की वैल्यू a है वो कब पॉसिबल होगी, जब ये मैक्सिमम की तरफ जा रहा हो, क्योंकि आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी 0 या टेम्परेचर इनफाइनाइट दोनों इम्पॉसिबल कंडीशंस हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो a होता है आर्हेनियस कांस्टेंट, इसको एक और नाम देते हैं मैक्सिमम रेट कांस्टेंट। किसी भी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू a हो सकती है। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी 0 टेंड कर जा रही है या टेम्परेचर इन्फिनिटी टेंड कर जा रहा है। सो आइदर एक्टिवेशन एनर्जी टेंड्स टू 0 और टेम्परेचर टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्हीं दोनों कंडीशन में k टेंड्स टू a आएगा। इसलिए a को हम लोग मैक्सिमम रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो a जो है हमारे लिए वो मैक्सिमम रेट कांस्टेंट हो गया, फ्रीक्वेंसी फैक्टर हो गया, आर्हेनियस कांस्टेंट हो गया, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर हो गया, बहुत सारे नाम है इसके, ठीक से समझ लेना। ठीक है, अब अगर हम इसी चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखो ln ऑफ k इज इक्वल टू ln ऑफ a माइनस e a बाई आर टी है। सो इफ यू प्लॉट ln ऑफ k वर्सेज 1 बाई टी, तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म बन गया। तो उसकी स्लोप आ जाएगी माइनस ई ए बाई आर और इंटरसेप्ट आएगा ln ऑफ a। एंड सिमिलरली इफ वी प्लॉट log ऑफ k वर्सेज 1 बाई टी, then this is also y is equal to mx plus c case, but only difference is that slope becomes minus e a upon 2.303 r and y axis intercept becomes log of a। ठीक है, तो दो अलग अलग टेम्परेचर पे अगर वेरिएशन लिखा जाए तो वी कैन राइट एट टेम्परेचर T1 रेट कांस्टेंट इज K1, एट टेम्परेचर T2 रेट कांस्टेंट इज K2। तो दोनों का एक्सप्रेशन आप पुट करो तो पहला एक्सप्रेशन बनेगा log ऑफ K1 इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r इंटू 1 अपॉन T1। दूसरा एक्सप्रेशन बनेगा log ऑफ K2 इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस ई ए अपॉन 2.303 बाई r इंटू 1 अपॉन T2। ठीक है, अब देखो इसमें आर्हेनियस कांस्टेंट हम अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप क्या करो, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इक्वेशन नंबर 1 में से अगर इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, इफ यू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा log ऑफ k1 बाई k2 इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 r इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये एक्सप्रेशन अपने को सीधे याद रखना है, टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट के साथ वेरिएशन है। इस क्वेश्चन में ध्यान देने की बात यह है कि हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी और आर की यूनिट सेम सिस्टम में रखनी है। मतलब अगर आर की यूनिट आप जूल्स में प्लेस कर रहे हो तो एक्टिवेशन एनर्जी भी जूल्स में प्लेस करना है, आर की वैल्यू कैलोरी में डालोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट कैलोरी में डालेंगे, एंड सो ऑन। मतलब यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। सो ऑलवेज ट्राई टू प्लेस यूनिट्स इन द सेम यूनिट सिस्टम। ऑलवेज ट्राई टू प्लेस यूनिट्स इन द सेम यूनिट सिस्टम। उसके बाद एक टेक्निकल टर्म अप्लाई करते हैं, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट, क्योंकि बार बार ऊपर वाले लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करने में थोड़ा टेक्निकलिटी आती है, उसको एक सिंप्लीफाइड तरीके से भी पढ़ा जाता है। दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट। सो इट इज एक्चुअली रेट कांस्टेंट एट 35 डिग्री सेल्सियस बाय रेट कांस्टेंट ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। अगर सीधे सीधे वैल्यू लिखनी है स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है रेट कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस बाय रेट कांस्टेंट एट 35 डिग्री सेल्सियस बाय रेट कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको डेफिनेशन में लिखना है तो ध्यान से लिखो, it is the factor by which it is the factor by which it is the factor by which rate constant of a reaction increases with the increase in every 10 degree Celsius temperature. It is the factor by which rate constant of a reaction increases with the increase in every 10 degree Celsius temperature. It is the factor by which rate constant of a reaction increases with the increase in every 10 degree Celsius temperature.
तो उसी को अगर जनरलाइज तरीके से लिखा जाए तो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस बाय रेट कांस्टेंट एट टी डिग्री सेल्सियस। और ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में होती है। ये नोट बना के लिख लीजिए। फॉर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इन बिटवीन 2 and 3। For most of the chemical reactions, temperature coefficient is in between 2 and 3. Write down a question. The temperature coefficient of a reaction is 2. Temperature coefficient of a reaction is 2. Then how many times? Rate of reaction will change with increase in 50 degrees Celsius temperature. If temperature coefficient of reaction is 2, then how many times rate of reaction will change with increase in 50 degrees Celsius temperature? If temperature coefficient of a reaction is 2, then how many times rate of a reaction will change with increase in 50 degree Celsius temperature? तो देखो अभी मैंने आपको सिखाया कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है कि हर 10 डिग्री सेल्सियस राइज टेम्परेचर से जितना रेट चेंज होता है वो होता है। तो जीरो से अगर मान लो हमारा स्टार्टिंग टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस है तो टी से टी प्लस 10 तक जाएंगे तो रेट 2 टाइम्स हो जाएगा। टी प्लस 10 से टी प्लस 20 जाएंगे तो और रेट 2 टाइम्स हो जाएगा। फिर टी प्लस 20 से टी प्लस 30 जाएंगे फिर 2 टाइम्स हो जाएगा। टी प्लस 30 से टी प्लस 40 जाएंगे फिर 2 टाइम्स हो जाएगा। और टी प्लस 40 से टी प्लस 50 तक जाएंगे तो फिर से टी टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स हो जाएगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2 to the power 5 times. रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स 2 to the power 5 times। हर बार डबल होता जा रहा है, यानी कि सिंपली 32 टाइम्स रिपोर्ट कर देंगे। तो अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे तो इस रिएक्शन का रेट 32 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। अब इसी इंफॉर्मेशन को जो हमने टेम्परेचर कोएफिशिएंट की इंफॉर्मेशन लिखी है, अगर इसी को हम लोग थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी के वेरिएशन के साथ स्टडी करें तो हम लोग एक प्लॉट बनाते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट काइनेटिक एनर्जी प्लॉट। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट काइनेटिक एनर्जी प्लॉट अगर हम ड्रॉ करते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द काइनेटिक एनर्जी प्लॉट बनाएंगे तो इस प्लॉट में जो मैक्सिमा देखो आ रहा है, दैट मैक्सिमा विल रिप्रेजेंट्स द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमा विल रिप्रेजेंट मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। अब आपको पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, बट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग दैट एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। तो देखो यहाँ पे पहले इतने सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बराबर थी, जो कि टेम्परेचर बढ़ाने से इतने मॉलिक्यूल्स की बची है। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, बट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग दैट काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज। ठीक है। तो अब देखो अगर हमने यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का ये मार्क बनाया तो पहले देखो मैंने एक ऑरेंज शेडिंग की हुई है और एक रेड शेडिंग करी हुई है। तो जो ऑरेंज शेडिंग है वो उन मॉलिक्यूल्स का नंबर है जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा है। एक्चुअली में वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। और जब हम रेड से मार्क कर रहे हैं तो वो उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है जो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा है। तो टी डिग्री सेल्सियस पे जो हमने मार्क करा हुआ है वो ऑरेंज शेडेड एरिया है, और जो टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे मार्क कर रखा है वो रेड शेडेड एरिया है। तो अगर हमें कभी टेम्परेचर कोएफिशिएंट इस ग्राफ से डिफाइन करना होगा तो तरीका क्या होगा कि जो रेड शेडेड एरिया है उसको ऑरेंज शेडेड एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कितने टाइम्स बढ़ा है ये फैक्टर पता चल जाएगा। ज़्यादातर प्लॉट्स के केस में ये फैक्टर 2 और 3 के बीच में आता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब जो हमने शेडेड एरिया बनाया हुआ है उस पर जरा ध्यान दो आप। तो जो हमने शेडेड एरिया यहाँ पे बनाया हुआ है, जैसे ऑरेंज वाला जो शेडेड एरिया है, अगर उसको मैं मार्क करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो शेडेड एरिया है ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहा है ई रेज पावर माइनस ए बाई आर टी को। जो शेडेड एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ई रेज पावर माइनस ए बाई आर टी को। और यहाँ पे ई रेज पावर माइनस ए बाई आर टी का क्या मतलब होता है ये ध्यान से लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पे ई रेज पावर माइनस ए बाई आर टी रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स
हैविंग एनर्जी greater than or equal to activation energy, greater than or equal to एक्टिवेशन एनर्जी। तो जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा है उसको हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं ई रेज पावर माइनस ए बाई आर टी। सो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी इज ई रेज पावर माइनस ए बाई आर टी। ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा है वो बढ़ जाता है। So on increasing temperature, fraction of molecules having energy greater than or equal to activation energy increases. तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को आप ग्राफिकली भी पहचानना आना चाहिए। अगर हमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट काइनेटिक एनर्जी प्लॉट दिया जाएगा तो टी डिग्री सेल्सियस पे जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा है उसका, और टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा है उनका अगर रेशियो लिख लेते हैं हम लोग तो दैट इज ऑल्सो रिफर्ड एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान से देखने की है जिस पर आपको नोट बना के नोट लिख लेना चाहिए कि अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर को ध्यान से देखें तो अगर टेम्परेचर लो होगा तो उस रिएक्शन की टेम्परेचर सेंसिटिविटी उस रिएक्शन पे जो टेम्परेचर सेंसिटिविटी ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो हायर हो जाएगी। इसी तरह लिखिए, पहले क्वेश्चन के फॉर्म में आता है इसलिए पहले जरा नोट बना के लिखिए। तो मैंने बोला एट लो टेम्परेचर टेम्परेचर सेंसिटिविटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज हायर, क्योंकि अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर कम होगा तो उस कंडीशन में उन मॉलिक्यूल्स का नंबर बहुत कम होगा जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा हो। अब यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाएगी, तो रेट ऑफ द रिएक्शन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेगा। तो अगर टेम्परेचर लो होता है तो ऐसी रिएक्शन की टेम्परेचर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज करोगे रेट ऑफ रिएक्शन में सिग्निफिकेंट चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस, अगर हमारे पास टेम्परेचर हायर होगा तो वहाँ पे टेम्परेचर सेंसिटिविटी अपने आप कम हो जाएगी। इसका वाइस वर्सा केस आप अपने आप समझ जाओगे। दूसरी बात मैंने बताई कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जब तक वो सप्लाई नहीं होगी तब तक रिएक्शन हो ही नहीं सकती। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। ऐसी रिएक्शन टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। तो अगर किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी पहले ही बहुत ज़्यादा है तो इट मीन्स इट्स टेम्परेचर डिपेंडेंसी विल बी हायर। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रूम टेम्परेचर पे सफिशिएंट एनर्जी अवेलेबल होगी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट कर पाएगी। तो ऐसी रिएक्शंस की टेम्परेचर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। तो ऐसी रिएक्शन जिनकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब हायर एक्टिवेशन एनर्जी वाली रिएक्शंस है, उनको हम लोग थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। और ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी कम है यानी वो एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है उनको काइनेटिकली कंट्रोल्ड केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे इस चीज़ को, तो आप देखिएगा वहाँ दो तरह की रिएक्शंस पढ़ी जाती है, एक थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड और एक काइनेटिकली कंट्रोल्ड। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसको हम टेम्परेचर से रेगुलेट करते हैं और एक ऐसी रिएक्शन जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है यानी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से डिसाइड करते हैं, उसको काइनेटिकली कंट्रोल्ड बोलते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट हम लिखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखो हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और अभी हमने आरएनएस इक्वेशन से सीखा कि रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे तो आएगा AF इंटू ई रेस पावर माइनस EA फॉरवर्ड बाय RT। और बैकवर्ड रिएक्शन के यही फैक्टर लिखेंगे तो KB की वैल्यू आ जाएगी AB इंटू ई रेस पावर माइनस EA बैकवर्ड बाय RT। रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज AF इंटू ई रेस पावर माइनस EA फॉरवर्ड बाय RT और KB की जगह आ जाएगा AF AB इंटू ई रेस पावर माइनस EB बाय RT। ठीक है, अब दोनों का रेशियो ले लो तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो अब देखो अगर आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा तो दैट विल बी KF बाई KB और KF बाई KB को अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा AF बाई AB इंटू ई रेस पावर माइनस EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड बाई RT।
अब आप किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन का अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखो तो यहाँ से आप बता सकते हो कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डेल्टा एच के इक्वल आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस बैकवर्ड रिएक्शन इज डेल्टा एच। आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। दोनों का डिफरेंस चेक करोगे तो ये देखो डेल्टा एच के बराबर आ जाएगा, राइट। अब इसी चीज़ को अगर हम ऊपर सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आ गया ए एफ बाई ए बी इंटू ई रेज पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी। और यहाँ पे हम ए एफ बाई ए बी को एक नया कांस्टेंट लिख लें, लेट से ए डैश। सो ए एफ बाई ए बी इज इक्वल टू लेट से ए डैश, ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ए डैश इंटू ई रेज पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी। फिर वही सेम प्रोसीजर आप दोनों तरफ ln अप्लाई करो तो आ जाएगा ln ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ln ऑफ ए डैश माइनस डेल्टा एच बाई आर टी, ठीक है। अब ln को अगर log में कन्वर्ट कर दें तो आ जाएगा log ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू log ऑफ ए डैश माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर टी। अब एट टेम्परेचर T1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम के इक्विलिब्रियम 1 मान लें और टेम्परेचर T2 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम 2 मान लें तो दोनों वैल्यूज पुट करके दो अलग अलग इक्वेशंस बन जाएंगे हमारे पास। अगर एट टेम्परेचर T2 लिखें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे लिए के इक्विलिब्रियम 2 हो गया, ठीक है। अब दोनों एक्सप्रेशंस लिख के सब्ट्रैक्ट कर दो बस। और देखो के इक्विलिब्रियम 1 लिखोगे तो पहला एक्सप्रेशन आ गया log ऑफ के इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल टू log ऑफ ए डैश माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 RT1। दूसरा एक्सप्रेशन आ जाएगा log ऑफ के इक्विलिब्रियम 2 इज इक्वल टू log ऑफ ए डैश माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 R2। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो if we subtract इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 तो हमारा डायरेक्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा log ऑफ के इक्विलिब्रियम 1 बाय के इक्विलिब्रियम 2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये आपका टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वेरिएशन आ गया। और अब आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ डेल्टा एच टेम्परेचर के साथ वेरिएशन चेंज हो जाएगा। तो फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव। फॉर एन एंडोथर्मिक फील राइट तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। For endothermic reaction, equilibrium constant increases on increasing temperature, and for exothermic reaction, equilibrium constant decreases on increasing temperature, ठीक है। क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती है इसके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है, समझ गए। अगर आपने एंडोथर्मिक रिएक्शन लिख रखा है तो उसका डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। उस कंडीशन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करेगा। और अगर हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिख रखी है तो उसके केस में डेल्टा एच नेगेटिव होगा। यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज कर जाएगा, समझ गए। बट बी केयरफुल, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में तो भले ही एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का डिफरेंस है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है। बट टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट हमेशा इंक्रीज करता है। वहाँ एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि वहाँ डिपेंडेंसी एक्टिवेशन एनर्जी की है। सो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट ऑलवेज इंक्रीजेस, वेयर एज इंथैल्पी के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से, वेयर एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के केस में एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज करेगा, ठीक है।